नमस्कार साथियों, हिंदी ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास का विस्तृत विवेचन है वो पढ़ेंगे। इससे पहले हमने 2013 से लेकर 2022 तक के जितने भी आरपीएससी द्वारा आयोजित पेपर थे वो हमने हल कर लिए। इसके अलावा कॉलेज लेक्चरर के जो पेपर आए थे वो भी हमने हल किए। सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम के अंदर जो भी पेपर आए थे वो भी हमने हल किए। अब हम इतने सारे प्रश्नों को हल करने के बाद में हिंदी साहित्य के इतिहास का जो आदिकाल का भाग है उस आदिकाल के भाग का विस्तृत विवेचन करेंगे और उसके बाद में पुनः हम नेट एग्ज़ाम के अंदर आए हुए कुछ प्रश्न है उन प्रश्नों को भी हल करेंगे। तो मेरा ये मानना है कि आप सारे पहले प्रश्न जो मैंने करवाए हैं वो सारे प्रश्न पढ़ो। उसके बाद में जो मैं नोट्स यहाँ पर जो भी करवा रहा हूँ, लिखवा रहा हूँ, विस्तृत विवेचन जो भी करवा रहा हूँ उसको आप अपना एक रजिस्टर डालकर उस रजिस्टर के अंदर उसको पहले आप रफ कॉपी में लिखिए, उसके बाद में उस रजिस्टर में लिखिए। और आपके पास में अगर कोई इसके अलावा कोई भी मैटर आपको मिलता है तो वो भी वहाँ पर ऐड करते जाइए और फिर उसको फेयर कॉपी के अंदर लिखिए। मैं पूर्ण दावे के साथ में कह सकता हूँ कि ये हो ही नहीं सकता कि आपका सिलेक्शन है वो नहीं हो या यहाँ से कोई प्रश्न है वो गलत हो, लेकिन ये सब मेहनत आपको करनी पड़ेगी। आपको अपने हौसले को बनाए रखना पड़ेगा। आज सुबह सुबह ही मैं एक मोटिवेशनल एक कोटेशन देख रहा था, अवसर खो जाने के बाद मन खाली सा लगे। यानी कि किसी ने कहा कि अवसर खो जाने के बाद मन खाली सा लगे। पहली बात तो हमें अपने अवसर को खोने ही नहीं देना है, लेकिन अगर अवसर हमारा पीछे कोई खो भी गया है, मन खाली सा हमें लग रहा है, तो भी शून्य पर खड़ा मिले हौसला समय देना खुद को। शून्य पर खड़ा मिले हौसला समय देना खुद को, यानी कि हमारा हौसला है वो एकदम शून्य पर पहुंच गया है, तो ऐसे समय में भी हमें अपने आप को खुद से ही हौसला देना है। मैं हमेशा से कहता हूं कि जो व्यक्ति अपने आप से मोटिवेट होता है उस व्यक्ति को दुनिया की कोई ताकत है वो नहीं रोक सकती, कोई भी ताकत है वो उसको हरा नहीं सकती। लेकिन हम दूसरों से यानी कि जो मोटिवेशन लेते हैं उससे वो मोटिवेशन है वो लंबे समय तक टिकने वाला नहीं है। मोटिवेशन वो होता है जो खुद से लिया जाता है। सेल्फ मोटिवेशन जिसको हम कहते हैं वो ज़्यादा अहम रखता है। इसीलिए कहा कि समय देना खुद को हार सिखाती है, यानी कि हम हार भी जाएं तो हार हमें सिखाती है। काबिलियत की नई परिभाषाएं कुछ संभावनाओं के खो जाने से ही खुलती हैं, कुछ नई संभावनाएं। यानी कि बात बहुत अच्छी बताइए, काबिलियत की नई परिभाषाएं कुछ संभावनाओं के खो जाने से ही खुलती हैं। यानी कि हमारे अंदर क्या काबिलियत है उसके लिए कई बार परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं। जो संभावनाएं हमारे अंदर होती हैं वो हम उन संभावनाओं को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर पाते हैं, लेकिन उन संभावनाओं के खो जाने से ही कुछ नई संभावनाओं की प्रतें हैं वो हमेशा खुलती है। तो ये एक छोटा सा मेरा मोटिवेशन था, लेकिन मोटिवेशन के साथ साथ में हमें कठिन परिश्रम है वो ज़रूर करनी होगी। और इसी के साथ है मैं पुनः कहता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं ये नहीं कहता कि इसी चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी से पढ़ें। आप किसी भी एक चैनल को सब्सक्राइब करें जहाँ से आपको ये लगता है कि मुझे जो चाहिए वो सारा का सारा कंटेंट है मुझे यहाँ से मिल सकता है। देखिए कोई भी चीज़ किताबों में भी खूब मिलती हैं और मैंने भी यहाँ पर जो कंटेंट तैयार किया वो मैंने कहीं दूसरी जगह से नहीं, किताबों से ही किया है। बहुत सारी किताबों से, बहुत सारे वीडियोज़ के अंदर, बहुत सारे कोर्सेज के अंदर, जहाँ से भी आपको जो भी मैटर मिलता है उसको आप कलेक्ट कीजिए, बार बार पढ़िए। 50 किताबों को पढ़ने की बजाय आप अपने नोट्सों को ही 50 बार पढ़ लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है, उससे सफलता मिलती है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो है वो शुरू से लेकर अंत तक देखें। आपने वीडियो खोला, 2-4 शुरू के शब्द देखे और उसके बाद में चल दिया आगे, ऐसा करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। आपको लगता है कि यहाँ से मुझे जो चाहिए वो पूरा हो सकता है तो आप दूसरा वीडियो देखें, नहीं तो चाहे ना देखें, किसी दूसरी जगह से आप देख सकते हैं। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य है कि आप किसी भी एक चैनल के ऊपर विश्वास कीजिए और उससे देखिए। चलिए, तो इन्हीं सब बातों के बाद में अब हम शुरू करते हैं हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास से का जो विस्तृत विवेचन है उसको। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, अभी 5-4 वीडियो हैं, उसके अंदर ही मैं ये सब कुछ करवाने की कोशिश करूँगा।
सबसे पहले आता है साहित्य का इतिहास दर्शन। उसमें 3-4 कोटेशन है, वो कोटेशन हमें खास करके याद रखनी है सारे रचना काल को। अब देखिए पढ़ाने को तो इसमें मैं पहले इतिहास की परिभाषा पढ़ाऊँ, इति का अर्थ क्या होता, हास का अर्थ क्या होता, आस का अर्थ क्या होता, ये सारा का सारा वर्णन करूँ। उसके बाद में हिगल ने क्या कहा इतिहास के बारे में, हेरोडोटस ने क्या कहा। कहने का तात्पर्य है कि हमें इतिहास का विवेचन नहीं करना है। अमूमन बहुत सारी जगहों पर मैं देखता हूँ कि इन्हीं चीज़ों के अंदर 2 दिन निकाल देते हैं। ये वहाँ से कभी भी कोई प्रश्न पुटअप नहीं होता। जहाँ से प्रश्न पुटअप होता है वो हमें ध्यान रखना है। साहित्य इतिहास का दर्शन है, इसके अंदर मूल रूप से 2-3 कोटेशन है। वैसे तो ये कोटेशन आगे भी आएंगे, लेकिन शुरुआत के अंदर ही हमें इनको देख लेना चाहिए। सारे रचनाकाल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, यह भी नहीं देखना कि खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। ये जो कोटेशन है ये किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। और उन्होंने ये जो कोटेशन दिया था, ये कोटेशन दिया था मिस्र बंधुओं के का जो मिस्र बंधु विनोद था उसको उसके लिए कोटेशन उन्होंने दिया था। तो एक कोटेशन तो हमें ये याद रखना है। और ये हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल के शुरुआत के अंदर भूमिका के अंदर लिखा हुआ कोटेशन है। यानी कि इतिहास क्या होता है वास्तव में ये बताने की कोशिश यहाँ पर की गई। दूसरा कोटेशन है वो भी रामचंद्र शुक्ल का ही है। यानी कि हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में उन्होंने ये बात कही, यानी कि इतिहास के अंदर किन चीज़ों को हमें शामिल करना है, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यानी कि लोगों के मन के अंदर जो भावनाएं होती हैं, लोगों के मन के अंदर जो विचार होते हैं, लोगों की जो सोच होती है, उस समय का जो तत्कालीन वातावरण होता है, उसी को कवि है वो क्या करता है, प्रतिबिंबित करता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता। और हमने एक प्रश्न भी पीछे पढ़ा था, उसके अंदर उसमें कौन सा कथन सही नहीं है, कथन दे रखा था उसमें, और वहाँ पर परिवर्तन नहीं होता ये वहाँ पर दे रखा था। तो ये सारी चीज़ें यहीं से आती हैं। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। उन्होंने रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए कोटेशन दिया था कि वास्तव में हिंदी साहित्य इतिहास क्या होता है, साहित्य का इतिहास क्या होता है। ये कथन है, ये भी किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। और बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर ये कथन आता है, इसलिए इस कथन को भी हमें ध्यान में रखना है। मेरे कहने का तात्पर्य कि मैं जो कंटेंट यहाँ पर देता हूँ आज उसको आप अपने नोट्स के रूप में लिखिए, बार बार पढ़िए। उसके बाद में शायद ही कोई प्रश्न है ऐसा, और ऐसा प्रश्न कोई आएगा तो भी वो सबके लिए हार्ड होगा, मेरा ये जहाँ तक मानना है। इसके बाद में अगला कोटेशन है वो रामकुमार वर्मा का है। देखिए, इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन, इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे प्रथम मिस्र बंधुओं के विनोद में पाया जाता है। यानी कि रामकुमार वर्मा ने कहा कि इतिवृत्तात्मक लेखन है वो सबसे प्रथम किसके साहित्य में पाया जाता है, मिस्र बंधु विनोद। जो विनोद यहाँ पर शॉर्टकट में लिखा हुआ है, मिस्र बंधु विनोद से तात्पर्य यहाँ पर, और ये कोटेशन किसका, रामकुमार वर्मा का है। इसके बाद में अगला जो कोटेशन है, शुक्ल जी ने प्रथम बार हिंदी साहित्य के इतिहास को कविवृत्ति संग्रह की पिटारी से बाहर निकाला। शुक्ल जी ने प्रथम बार हिंदी साहित्य के इतिहास को कविवृत्त संग्रह की पिटारी से बाहर निकाला। ये कथन है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, और अभी एग्जाम में, हाल ही में एग्जाम में हुआ, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको भी शामिल है वो किया है। इसके बाद में इतिहास लेखन की पद्धतियाँ। तो इतिहास लेखन की मूल रूप से 5 पद्धतियाँ हैं। मैं यहाँ पर 4 पद्धतियों का उल्लेख कर रहा हूँ। एक समाजशास्त्रीय पद्धति है, उसमें कोई विशेष बात है नहीं ऐसी, इसलिए 4 पद्धतियों का मैंने यहाँ पर विवेचन किया है। 4 पद्धतियाँ प्रमुख हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं, ये यहाँ से आपके, वैसे तो सिलेबस का ये पार्ट शुरू नहीं हुआ, आपके सिलेबस में हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा से शुरू होता है, हमारा सिलेबस वहाँ से शुरू होता है मूल रूप से। लेकिन फिर भी एक दो एग्जाम्स के अंदर, सेकंड ग्रेड वगैरह के अंदर इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे निम्नलिखित में से वर्णानुक्रम पद्धति के अंदर लिखा हुआ हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है, या फिर कालानुक्रम पद्धति के अंदर लिखा हुआ हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है।
तो वो ग्रियर्सन हो जाएगा और पहले वर्णानुक्रम के अंदर गार्सा द तोसी का इतिहास ग्रंथ हो जाएगा। तो इस प्रकार के एक आध प्रश्न है वो कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो उसके अंदर भी हमें किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न है वो नहीं होना चाहिए। इस कारण से मैंने यहाँ से इनको शुरू है किया है। वर्णानुक्रम पद्धति पहली है, वर्णानुक्रम पद्धति या इसको वर्णमाला पद्धति भी कहते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के अंदर दो लेखकों के हमें विशेष रूप से नाम याद रखने हैं। एक है गार्सा द तोसी और दूसरा है शिवसिंह सेंगर। ये दो नाम हमें खास तौर से याद रखने हैं वर्णानुक्रम पद्धति के अंदर। वहाँ पर जो पेपर सेटर वो आपको प्रश्न के अंदर देगा निम्नलिखित में से वर्णानुक्रम पद्धति में लिखा हुआ इतिहास ग्रंथ कौन सा है। उसमें ग्रियर्सन का नाम देगा, शुक्ल का नाम देगा, एक नाम शिवसिंह सेंगर का देगा या एक अन्य किसी का दे देगा। तो वहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि वर्णानुक्रम पद्धति के अंदर शिवसिंह सेंगर नहीं, ये सेंगर है। गार्सा द तोसी और शिवसिंह सेंगर इन दो का लिखा हुआ है। इसके बाद में है कवियों लेखकों के वर्ण के अनुसार। अब इस पद्धति के अंदर होता क्या है, कवियों और लेखकों के वर्ण के अनुसार इतिहास लेखन है वो लिखा जाता है। जैसे क है और क, यानी कि क कबीर से भी आता है, क केशव से भी आता है। जैसे जय है, जय जायसी से भी आता है और जय जगनिक से भी आता है। तो जगनिक है वो किस काल का कवि है, जगनिक, तो जगनिक आदिकाल का है, लेकिन जायसी वो मध्यकाल का कवि है, लेकिन दोनों का वर्णन है वो एक जगह ही मिलेगा आपका। तो ये हो गया वर्णानुक्रम पद्धति होगी, इसको कहते हैं वर्णानुक्रम पद्धति। ये चीज़ें वैसे तो सबको पता है, लेकिन कोई अगर नए सिरे से तैयारी कर रहा है तो थोड़ा बहुत तो उसको ये चीज़ें वो क्लियर हो जाएं। इस कारण से मैं ये चीज़ें भी बता के आपको चलता हूँ। तथ्यात्मक सूचनाओं के अभाव में इसको अपनाया गया, यानी कि शुरू में पूरे तथ्य हैं, पूरे फैक्ट हैं वो नहीं थे इतिहास लेखकों के पास में। इस कारण से उनके अभाव में सन वगैरह सब कुछ उनका सिस्टमेटिक ढंग से उन चीज़ों का पता नहीं था। इस कारण से इस पद्धति को है वो अपनाया गया था। इस पद्धति में लिखे ग्रंथों को साहित्य कोश की संज्ञा दी जाती है, यानी कि ये इतिहास ग्रंथ न हो कि एक प्रकार का साहित्य कोश है। साहित्य कोश है जिसके अंदर जैसे हमारी हिंदी साहित्य की जैसे डिक्शनरी होती है, उसके अंदर क्या होता है, ए से शुरू करते हैं, कै से शुरू करते हैं, तो कै से संबंधित जितने भी शब्द हैं उनकी शब्दावली है वो कै प्रदी भी होती है। लेखकों की शब्दावली जैसे होती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कैसे कबीर, कैसे केशव वाला है, जैसे जायसी, जैसे जगनिक वाला है, यानी कि एक ही जगह पर वो वर्णन है वो सारा का सारा किया जाता है। यह पद्धति सर्वाधिक अमान्य व अविकसित है। इस पद्धति में जगनिक, जायसी तथा कबीर, केशव एक साथ मिलेंगे आपको। ये मैंने सारी चीज़ें आपको पहले ही बता दी। तो इसमें कोई खास चीज़ हमें याद विशेष नहीं रखनी है। एक तो इसके अंदर हमें दोनों लेखकों के नाम याद रखने हैं, एक गार्सा द तोसी का और दूसरा है वो शिवसिंह सेंगर का। इन दोनों के नाम है वो याद रखने हैं, यानी कि ये दो लेखक ऐसे हैं जिन्होंने वर्णानुक्रम पद्धति के अंदर ग्रंथ है वो लिखे थे हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित। दूसरी है कालानुक्रमी पद्धति। कालानुक्रमी पद्धति दूसरी पद्धति हमारी है। इसके अंदर क्या होता है, यानी कि समय के अनुसार है। जैसे अभी हमने पढ़ा तो कबीर का वर्णन है वो कहाँ पर मिलेगा, केशव का वर्णन है वो कहाँ पर मिलेगा। कबीर का वर्णन है कहाँ पर मिलेगा, भक्ति काल के अंदर। केशव का वर्णन कहाँ पर मिलेगा, रीति काल के अंदर। यानी कि कहने का तात्पर्य कि इसको कर्म के अनुसार, समय के अनुसार कर्म से दर्शाया है जाता है, मूल रूप से यही बात है। और इसमें दो लेखकों के हमें यहाँ पर नाम है वो विशेष करके याद रखने हैं। एक तो जॉर्ज ग्रियर्सन ये दे रखा और दूसरा है मिश्र बंधु। इन दो के नाम हमें शुरू के अंदर खास करके याद रखना। वैसे कालानुक्रम पद्धति में बाकी के लोगों ने भी लिखा है, लेकिन शुरुआत में जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधु हैं, उनका नाम विशेष करके रखना हमें याद है। इसके अंदर होता क्या है उसके बारे में थोड़ा सा विवेचन हम देख लेते हैं। ऐतिहासिक कालानुक्रम अनुसार कवियों और लेखकों का वर्णन होता है, यानी कि इतिहास में जो जिस समय पर होता उसके अनुसार से ही इसका वर्णन है वो किया जाता है। इसके अलावा इस पद्धति का इतिहास हिंदी का लेखन में उपयोग ग्रियर्सन व मिश्र बंधुओं ने सर्वप्रथम है वो किया था। यानी कि इस पद्धति का इतिहास लिखने में हिंदी के अंदर लेखन में उपयोग ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं ने सबसे पहले किया था, लेकिन फिर भी इसमें भी कुछ कमियां तो होंगी। कमियां क्या हैं इसके अंदर, कमी है इसमें तदयुगीन साहित्यिक प्रवृत्तियों व परिस्थितियों के विवेचना का अभाव के कारण ये पता नहीं चलता कि इतिहास लेखन रचना को आधार मानकर किया है या रचनाकार को।
यानी कि इसमें ये पता नहीं चल रहा कि समय के अनुसार जो रचना है वो जिस काल की है उसके अनुसार किया गया है या फिर रचनाकार है उसके समय के अनुसार है वो किया गया है। यानी कि युगीन जो साहित्यिक प्रवृत्तियाँ उसका विवेचन इसके अंदर नहीं मिलता। यानी कि युगीन प्रवृत्तियों और परिस्थितियों का विवेचन, जैसे उस समय में आदिकाल की परिस्थितियाँ कैसी थी, उस समय के अंदर की प्रवृत्तियाँ किस प्रकार की थी, अगर उसके अनुसार विवेचन किया जाए तो पता चल जाता है कि ये कवि है वो आदिकाल का है या ये कवि है वो आगे भक्ति काल का है। लेकिन उनका अभाव होने के कारण से यहाँ पर ये चीज़ें पता नहीं चल पा रही, ये इसकी एक कमी है। कुछ नोट इसके अंदर डाल रखी है मैंने, उसके अनुसार ही कालानुक्रम पद्धति में मिश्र बंधुओं द्वारा लिखे गए मिश्र बंधु विनोद को लेकर ही रामचंद्र शुक्ल जी ने ये कहा था। अब ये कोटेशन पहले भी आ चुका है लेकिन मैंने यहाँ पर दोबारा आपको दे दिया है कि सारे रचना काल को आदि मध्य पूर्व उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, ये भी न देखना कि खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किसी व्रत संग्रह के को इतिहास नहीं बना सकता। क्योंकि मिश्र बंधुओं ने ये इसको आरंभिक काल है, प्रारंभ इसमें आरंभिक काल है, माध्यमिक काल है, इस प्रकार से इन्होंने बांटा था। तो इसके कारण से उन्होंने इसको कवि वृत्त संग्रह का नाम है वो यहाँ पर दे दिया था। इसके बाद में तीसरी पद्धति है वैज्ञानिक पद्धति। इसमें तथ्यों को वैज्ञानिक व क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। कहाँ पर रह गए वैज्ञानिक पद्धति, इसमें तथ्यों को वैज्ञानिक व क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। इसका सर्व प्रमुख गुण है तटस्थता व निरपेक्षता है। इसमें तदयुगीन प्रवृत्तियों का विश्लेषण नहीं किया जाता। ये कमी इसके अंदर भी है जो पिछले के अंदर थी, तदयुगीन प्रवृत्तियों का इसमें भी विश्लेषण नहीं किया जाता। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास एक ग्रंथ भी है वो लिखा हुआ है, अगर आपको याद हो रहा हो तो, गणपति चंद्र गुप्त का हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, गणपति चंद्र गुप्त का ये ग्रंथ भी वह लिखा हुआ है, इसलिए उन्होंने इस प्रवृत्ति है इस पद्धति का है वो प्रयोग किया था। इसके बाद में विधेयवादी पद्धति, ये सबसे अहम पद्धति है और इसी का प्रयोग है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। सबसे पहले इसको तेन या वेन ने इसका प्रयोग है वो किया। इसके जन्मदाता है वो तेन या वेन को माना जाता है। अब इसके अंदर मूल रूप से क्या होता है वो हमें देखना है। इसके जन्मदाता तेन या वेन कई जगहों पर मिलता है। इसमें जातीय परंपराओं, ये मूल रूप से देखिए यहाँ पर तदयुगीन वातावरण एवं परिस्थितियों का विश्लेषण किया जाता है। ये सबसे अहम बात होती है, यानी कि तत्कालीन समय की, तदयुगीन समय की का वातावरण उस समय में समाज का कैसा था या शासन व्यवस्था का किस प्रकार का था, उसके अनुसार ही इसका विवेचन है वो किया जाता है। तेन ने इसके 3 प्रमुख तत्व बताए हैं, वातावरण, जाति, क्षण। ये वैसे पूछे नहीं जाते लेकिन कई बार पता नहीं किसी पेपर सेटर के दिमाग में ये प्रश्न आ जाए, इस कारण से थोड़ा बहुत मैंने इसको यहाँ पर ये जो तथ्य हैं वो भी शामिल किए हैं, लेकिन ये कोई ज़्यादा अहम नहीं है इसके अंदर। इसके बाद में है वातावरण, जाति, क्षण। सर्वाधिक उपयुक्त माने जाने वाली इस पद्धति का साहित्य इतिहास में लेखन में सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो किसने किया था? रामचंद्र शुक्ल ने इसका प्रयोग है वो किया था। ये बात हमें मूल रूप से याद रखनी है कि साहित्य इतिहास लेखन में विधेयवादी पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग है वो किया था। एक इसके बाद में और बच जाती है, वो पद्धति होती है समाजशास्त्रीय पद्धति, लेकिन वो कोई विशेष महत्व यहाँ पर नहीं है। कुछ नोट मैंने डाल रखे हैं यहाँ पर। एक जो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा आधुनिक काल के अंदर 1839 से शुरू हुई। आधुनिक काल के अंदर वैसे इतिहास को जानने के कुछ स्रोत हैं, वो भी मैं आपको एक वीडियो के अंदर बताऊंगा, जैसे 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता है, नाभादास का भक्तमाल है। इस प्रकार की कुछ रचनाएं जहाँ से इन्होंने कुछ सामग्रियाँ हैं शुरुआत के अंदर ग्रहण की थी। इतिहास को जानने के वो कुछ स्रोत भी हमें पढ़ने, वो एक वीडियो में मैं अलग से आपको वो सारे के सारे बताऊंगा। वैसे मुझे बताना तो पहले चाहिए था ये, लेकिन बाद में किसी वीडियो में हम शामिल हैं उनको भी करेंगे। अब हमारा मूल रूप से जो टॉपिक शुरू होता है, जो हमारे सिलेबस के अंदर दे रखा है, वो यहाँ से होता है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा है वो कहाँ से शुरू होती है, ये हमारे टॉपिक फर्स्ट ग्रेड के अंदर दे रखा है। तो यहाँ से मूल रूप से हमें पढ़ना है। इससे पीछे पहले हमें 2 ही चीज़ें खास करके, एक तो वर्णानुक्रम पद्धति के अंदर किसने लिखा, एक कालानुक्रम पद्धति के अंदर इतिहास ग्रंथ सबसे पहले किसने लिखा, और इसके बाद में वर्णानुक्रम पद्धति में गारसा दत्तोसी के साथ में दूसरा नाम शिवसिंह सेंगर का भी आता है, और कालानुक्रम पद्धति में विशेष रूप से नाम जो आते हैं वो 2 लेखकों के नाम शुरुआत के अंदर आते हैं। एक ग्रेसन आता है और दूसरा है मिश्र बंधु आते हैं।
इसके अलावा 3-4 कोटेशन जो मैंने आपको शुरुआत में किए वो खास करके हमें याद है वो रखने, इससे ज़्यादा हमें इसमें कोई विशेष याद रखने वाली चीज़ है वो नहीं है। मूल रूप से यहाँ से शुरू होता हमारे इतिहास लेखन की परंपरा है। वो कहाँ से शुरू होती है? तो सबसे पहला हमारे इतिहास लेखक, हिंदी साहित्य का जो लेखक था, ये बड़ी विडंबना की बात है कि वो भी भारतीय नहीं था, वो भी कोई विदेशी था, और उसका नाम क्या है? गारसादे तोसी। गारसादे तोसी पहला हमारा इतिहास लेखक है। हिंदी साहित्य इतिहास के प्रथम लेखक इनको माना जाता है। हिंदी साहित्य इतिहास के लेखक अगर कोई पूछा जाता है तो वो माना जाता है गारसादे तोसी को। आपके प्रश्न आए, देखिए प्रश्नों के अंदर कुछ फर्क मिले सॉरी, कुछ फर्क मिलेगा आपको। जैसे कि आपको ये कहा जाए कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखक के प्रथम लेखक कौन है, तो गारसादे तोसी है। लेकिन आपको ये पूछा जाए हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के कालानुक्रम पद्धति के अंदर लिखा प्रथम ग्रंथ कौन सा है या प्रथम लेखक कौन से कालानुक्रम पद्धति के अंदर, तब उसके अंदर किसका नाम आ जाएगा? ग्रियर्सन का आ जाएगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के प्रथम भारतीय लेखक कौन है, तो वो आ जाएगा शिव सेंगर आ जाएगा। अगर आपको ये पूछा जाए कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के अंदर कि सभी हिंदी कवियों का वर्णन करने वाले प्रथम लेखक कौन थे, तो वो उसमें ग्रियर्सन आ जाएगा। तो ये चीज़ें हमें कुछ है वो डिफरेंस है इन चीज़ों के अंदर। हम बार बार इन चीज़ों को पढ़ेंगे, नोट्स बना के लिखेंगे, याद करेंगे बार बार, तो वो सारी की सारी चीज़ें वो क्लियर होती जाएंगी। तो इसके अंदर हिंदी साहित्य इतिहास के प्रथम ये लेखक थे। अंग्रेजी के वर्णों के क्रमानुसार इतिहास उन्होंने लिखा। अब ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं, वैसे देखने में वो असाधारण सा प्रश्न है। गारसादे तोसी ने अपने इतिहास ग्रंथ के अंदर किस क्रम के अंदर है वो वर्णन है वो किया था कवियाँ लेखकों का, तो वो अंग्रेजी के वर्णों के अनुसार, हिंदी के वर्णों के अनुसार नहीं किया था। और इनका ग्रंथ जो है वो कौन सा है? ग्रंथ का नाम है इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदुई ए हिंदुस्तानी। भाषा इसकी कौन सी है? फ्रेंच। ये भी हमें खास याद रखना है, फ्रेंच भाषा के अंदर लिखा हुआ ग्रंथ है। हिंदी साहित्य के इतिहास का जो ग्रंथ लिखा गया प्रथम, वो भी फ्रेंच भाषा के अंदर लिखा गया। इसके बाद में अगला बिंदु हमारा इसके अंदर है प्रकाशन है, वो भी हमें याद रखने। प्रकाशन है इसका 1839 में। ये भी पूछ सकते हैं कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के आधुनिक काल के अंदर जो लेखन की परंपरा है वो कब से शुरू हुई, तो 1839 के अंदर। शुरू में मैंने नोट डाल के भी ये बात लिखी थी। द्वितीय भाग है उसका प्रकाशन है वो 1847 ईस्वी में। इसी ग्रंथ के 2 भाग है वो प्रकाशित हुई है, और ये दोनों भाग कहाँ से हुए? द ओरिएंटल ट्रांसलेट कंपनी आयरलैंड के द्वारा इनका प्रकाशन है वो किया गया था, आयरलैंड से। भारत से इसका प्रकाशन है वो नहीं हुआ था। इसके बाद में नोट है एक दूसरा परिवर्धित संस्करण इसका है वो कब प्रकाशित हुआ हो, तो वो परिवर्धित संस्करण है वो 1871 के अंदर 3 भागों में प्रकाशित हुआ। ये 2 भागों में 1839 और 1847 के अंदर। और ये जो भाग प्रकाशित हुआ था ये 1871 में, और 3 भागों में, ये 2 भागों में प्रकाशित हुआ। परिवर्धित संस्करण 3 भागों में प्रकाशित है वो हुआ था। इसके अंदर कुल कवियों की जो संख्या है वो कितनी है, वो 738 है। लेकिन ये अकेले हिंदी के कवि नहीं है, हिंदी के कवि इसके अंदर 72 हैं। इसके अंदर कितने कवि हैं? 72 कवि इसके अंदर हिंदी के हैं। और हमारी जो 11वीं और 12वीं की बुक है उसमें ये 70 दे रखे हैं, इसलिए कहीं पर 72 ऑप्शन नहीं आता, 72 नहीं आता, तो 70 है वो हमें इसके अंदर ऑप्शन दूसरा है वो मानना चाहिए। इसके अलावा ये कितने अध्यायों में विभक्त है, तो 24 अध्याय इसके अंदर दिए हुए हैं सारे कवियों के अलग अलग। इसके बाद में ग्रंथ का प्रथम कवि है वो कौन है? अंगद है। और अंतिम कवि है वो हेमंत का वर्णन है इसके अंदर किया गया है। ये साधारण सी बातें, वैसे इन चीज़ों को कोई पूछता नहीं, लेकिन कई बार है वो क्या होता है कि गारसादे तोसी के इतिहास ग्रंथ से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा गलत है या कौन सा सही नहीं है या कौन सा सही है, इस प्रकार के तथ्य कई बार दे दिए जाते हैं, तब वो चीज़ें हमें पूछ ली जाती हैं। तो नोट्स बनाने में हमें इनको भी साथ साथ में मेंटेन करते रहना चाहिए। साधारण तौर पर पढ़ के जाएंगे तो भी हमारा ये प्रश्न है वो सही है वो हो सकता है। इसके बाद में नोट, फ्रेंच भाषा में लिखित इनके ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से 1952 के अंदर किया। ये इम्पोर्टेंट लगा कि आपको याद करना है कि फ्रेंच भाषा में लिखित गारसादे तोसी का इतिहास ग्रंथ है वो फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। और इस फ्रेंच भाषा में लिखे गए ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किसने किया था?
क्योंकि आपको पता है पहले भी इस प्रकार का प्रश्न वो पूछ लिया गया था और वो ग्रेसन के इतिहास ग्रंथ जो था उसका अनुवाद है वो पूछा था। और वो किसने किया था? किशोरीलाल गुप्त ने किया था। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से 1957 में उसका प्रकाशन हुआ था। हमने पहले प्रश्न जो हल किए हैं उन प्रश्नों के अंदर आप जाके देखोगे तो वो आपको स्पष्ट रूप से मिल जाएगा। तो ये चीज़ हमें खास करके याद है वो रखनी है, इसको इम्पोर्टेंट करके याद हमें रखनी है। इसके बाद में अगला बिंदु हमें जो दे रखा है, शिवसिय, सेंगर और ग्रियर्सन ने भी इससे सहायता ली है, कोई खास बात नहीं है। ये चीज़ें तो हमें वैसे भी पता है कि ये पहले का इतिहास ग्रंथ है, तो बाद के लेखकों ने जो जस्ट इसके बाद में थे उन्होंने इससे कुछ न कुछ प्रेरणा अवश्य ली होगी। जैसे मौलवी करीमुद्दीन है, उसने तो इसका अनुवाद ही किया था उर्दू के अंदर, पूर्ण रूप से इसी का अनुवाद है वो। अब कमियां इसके अंदर क्या रही? कमियां इसके अंदर सबसे पहली कमी तो आपको पता ही है, कालानुक्रम पद्धति के अंदर नहीं लिखा इसको। कमियां इसके अंदर कवियों का काल क्रमानुसार विभाजन नहीं किया गया है, काल विभाजन का प्रयास भी इसमें नहीं किया गया है, काल विभाजन नहीं किया गया। काल विभाजन की शुरुआत जो होती है वो ग्रियर्सन से होती है, शिवसिय, सेंगर ने भी इसमें काल विभाजन नहीं किया था। युगीन प्रवृत्ति, क्योंकि ये चीज़ें हम प्रश्न जब वहाँ पर कई तथ्यात्मक प्रश्न होते हैं जिसमें है या नहीं है वाले प्रश्न, इस प्रकार के फैक्ट जो दिए होते हैं उस समय में ये फैक्ट हमें बहुत काम आते हैं। कई बार प्रश्न को हल करने के अंदर किसने काल विभाजन से शुरुआत है वो की थी, या अपभ्रंश से संबंधित रचनाओं के बारे में पूछने में, ये ऐसी चीज़ों के अंदर हमें कई बार ये बहुत सहयोग प्रदान करते हैं। युगीन प्रवृत्तियों और परिस्थितियों का विवेचन भी इसके अंदर नहीं किया गया है। हिंदी के साथ अन्य भाषाई कवियों का वर्णन है, यानी कि हिंदी के साथ में इसमें उर्दू है या अरबी फारसी के जो कवि या लेखक हैं उनका वर्णन भी इसके अंदर दिया गया है। इस कारण से ये पूर्णतः हिंदी के कवियों का नहीं है। आगे इसके बाद में है गारसाद तोसी से संबंधित कुछ फैक्ट हैं, वो भी मैंने इसके अंदर शामिल किए हैं, वो भी आप अपने नोट्स में लिख लो, कहीं न कहीं ये भी काम आते रहेंगे। हिंदी उर्दू के विवाद में तोसी का झुकाव है वो किसकी ओर था? उर्दू की ओर अधिक था। इसके अलावा दूसरा फैक्ट है, वे हिंदी को भद्दी बोली है वो मानते थे। कई बार एक बार जो विवाद हुआ था, ये आगे मैंने इसको फैक्ट को शामिल भी कर रखा है। पंजाब के बाबू नवीन चंद्र, ये नवीन चंद्र ये हिंदी का प्रचार प्रसार है वो बंगाल के अंदर सरदाराम फुल्लेरी के साथ है। बाबू नवीन चंद्र राय का नाम भी है वो विशेष रूप से प्रचलित है। ये बाबू नवीन चंद्र राय को देख के आप कहीं इसको बंगाल में मत लेके चले जाना। सरदाराम फुल्लेरी के साथ में ये पंजाब के अंदर हिंदी का है वो प्रचार प्रसार कर रहे थे और उन्होंने उर्दू को क्या कहा? आशिकी की ज़बान की संज्ञा दी। और ये प्रश्न भी एक बार पूछा गया पहले कि उर्दू को आशिकी की ज़बान की संज्ञा किसने दी थी? तो ये किसने दी थी? बाबू नवीन चंद्र राय ने इसको दी थी। तब पेरिस में बैठे बैठे तोसी बहुत चिढ़े थे, यानी कि वो नाराज है उससे बात से हो गए, क्योंकि ये उर्दू के पक्षधर थे, इस कारण से वो उनसे इस बात से नाराज हुए थे। इसके बाद में दूसरे इतिहास लेखक है मौलवी करीमुद्दीन, ये इसमें कोई विशेष इनका है नहीं। मौलवी करीमुद्दीन, इनका जो इतिहास ग्रंथ का नाम है तज़किरा सूराई हिंदी, इनका नाम है। 1004 कवि हैं हिंदी के, इसमें 62 कवि हैं 62। ये ज़्यादातर पृष्ठ पोषण ही है इनका। जो गारसाद तोसी ने इतिहास ग्रंथ लिखा था तो एकदम उसकी कॉपी हम कह सकते हैं, थोड़ा बहुत कोई परिवर्तन होगा इसके अंदर। प्रकाशन है इसका कहाँ से हुआ? दिल्ली कॉलेज से प्रकाशन है इसका हुआ। इसके अलावा ये तोसी के ग्रंथ का उर्दू अनुवाद मात्र है, कोई विशेष इसमें अलग से कुछ दिया नहीं गया है, इसलिए इसका कोई विशेष महत्व नहीं है। अगला तीसरा इतिहास ग्रंथ का लेखक जो हमारे आता है वो आता है शिवसिय सेंगर। शिवसिय सेंगर, इनके इतिहास ग्रंथ की सबसे मूल बात है, इन्होंने शिवसिय सरोज जो ग्रंथ लिखा था कि ये प्रथम भारतीय लेखक थे जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास है वो लिखा था। एक तो सबसे अहम बात है उनकी यह है। इनके ग्रंथ जो शिवसिय सरोज है उसका प्रकाशन 1883 ईस्वी में हुआ, पहले 1878 में, लेकिन संशोधित संस्करण 1883 में, इसके बाद 1888 में फिर से इसका संशोधन किया गया था। यानी कि मूल रूप से 1883 इसको मान सकते हैं, अगर इसके बाद और संशोधन पूछा जाए तो 1888 इसको माने। कवि इसके अंदर जो मूल रूप से हैं वो इसमें शामिल किए गए हैं 1003। ये भी हमें याद रखने हैं क्योंकि आजकल ये ट्रेंड भी बहुत चल रहा है कि कोटेशन है उसमें कौन सा तथ्य सही नहीं है। जैसे मिस्र बंधु विनोद के बारे में एक प्रश्न पहले आया था, उसमें निम्नलिखित में से मिस्र बंधु विनोद से संबंधित कौन सा कथन है वो सही नहीं है, और उसमें ये दे रखा था कि मिस्र बंधु विनोद में 3000 कवियों को शामिल किया गया है। तो 3000 कवियों को शामिल किया गया, तो ये कोटेशन ही गलत है क्योंकि उसमें 5000 कवियों को शामिल किया गया है।
तो इस कारण से ये हमें कवियों के बारे में भी ध्यान रखना है थोड़ा, क्योंकि आजकल इस प्रकार के प्रश्नों का ट्रेंड है कुछ ज़्यादा है। तो इसमें कितने कवियों का वर्णन किया गया है? 1003 कवियों का वर्णन है वो किया गया है। इसके बाद में हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम इतिहास ग्रंथ है, ये बात हमें खास याद रखनी है। हिंदी भाषा के अंदर लिखा गया, दो चीज़ें इसमें जुड़ गई। एक तो प्रथम भारतीय लेखक कौन थे हिंदी साहित्य का इतिहास आधुनिक काल के अंदर, आधुनिक समय के अंदर लिखने वाले, तो वह है शिवसिंह सेंगर। दूसरा है हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम इतिहास ग्रंथ, क्योंकि वो तो पहला ग्रंथ जो लिखा गया था वो फ्रेंच भाषा के अंदर लिखा गया था। ये जो ग्रंथ लिखा गया वो हिंदी भाषा के अंदर लिखा गया इतिहास प्रथम इतिहास ग्रंथ है। तो अगर आपको ये प्रश्न पूछा जाए कि हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है और उसमें या प्रथम इतिहास लेखक कौन सा है, ये पूछा जाए तो आप गारसादत्त तोसी मत कर देना प्रथम इतिहास ग्रंथ। कई बार क्या होता है कि हम जल्दबाजी के अंदर इतना ही पढ़ते हैं कि प्रथम इतिहास ग्रंथ, और प्रथम इतिहास ग्रंथ के चक्कर में किसको टिका देते हैं? उस गारसादत्त तोसी को। लेकिन यहाँ पर पीछे की लैंग्वेज में हमें पढ़नी है हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है, तो आपको इसमें शिवसिंह सेंगर ही करना है। अगला है किसी भारतीय द्वारा लिखा गया हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ, ये बात मैंने बता दी। ये खास करके दोनों चीज़ें हमें याद है वो रखनी है। इसके बाद में है हिंदी साहित्य इतिहास का प्रस्थान बिंदु भी शिवसिंह सरोज को ही माना जाता है। हिंदी साहित्य इतिहास का प्रस्थान बिंदु, यहाँ से इतिहास लेखन की परंपरा है वो सही तरीके से चालू, इसलिए प्रस्थान बिंदु अगर किसी को कहा जाए तो वो शिवसिंह सरोज को ही कहा जा सकता है। इसके बाद में है कि कमियां इसके अंदर कौन कौन सी थी? कमियां तो वही कमियां इसके अंदर, एक तो कालानुक्रम वाला नहीं है, तटस्थता इसके अंदर का अभाव है, परिवेक्षण का विश्वसनीयता का अभाव है, परिवेक्षण का अभाव इसके अंदर है। इसके अलावा युगीन प्रवृत्तियों का उल्लेख इसके अंदर नहीं किया गया। ये जो कमी है वो तो तब तक चलती रहेगी। युगीन प्रवृत्तियों का सबसे पहले उल्लेख है वो किसने किया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था। तब तक के सारे ग्रंथों में युगीन प्रवृत्तियों का उल्लेख नहीं वाला ये पॉइंट है वो तो सब में चलता ही रहता है। तो ये कमियां इसके अंदर थी। नोट डाल के मैंने कुछ तथ्य इसमें शामिल किए। इसमें कवियों की जीवनी संबंधी घटनाएं, चरित्रों एवं उनकी कविताओं के संग्रह को संग्रहित है वो किया गया है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट हमें ये वैसे कोई खास ज़्यादा याद रखने वाली चीज़ें नहीं है, लेकिन कई बार है वो हमें वो बता रहा हूँ आपके। आजकल इस प्रकार के प्रश्न जो है वो ट्रेंड में ज़्यादा हैं, इस कारण से ऐसी चीज़ों को भी हमें याद है थोड़ा बहुत कर लेना चाहिए। ग्रियर्सन ने इस ग्रंथ में सर्वाधिक सहायता ली थी। इब्राहिम ग्रियर्सन ने जो अपना इतिहास ग्रंथ लिखा था उन्होंने विशेष करके इससे खूब सहायता ली थी। मिश्र बंधुओं ने भी इससे सहायता ली। जो भी रिसेंटली जो ग्रंथ लिखा गया उससे अगला ग्रंथ, तो क्योंकि ये प्रारंभिक दौर था उस समय में, नहीं तो बाद में 20, 30, 50 ग्रंथ लिखे जाएँ तो हम किसी से ग्रंथ से भी कहीं से भी सहायता ले, लेकिन ये शुरुआती दौर था। दो ही ग्रंथ उस समय में लिखे, गारसादत्त तोसी का लिखा गया था और दूसरा किसके द्वारा? शिवसिंह सरोज। तो उनसे सहायता लेना लाजमी सी बात है, साधारण सी बात है। इसके बाद में है शुक्ल ने इसे क्या किसकी संज्ञा थी? इतिवृत्त संग्रह की संज्ञा शुक्ल ने इसको भी दी थी। और जो आगे मिश्र बंधु विनोद के ग्रंथ वगैरह जो हैं उनको भी उन्होंने इस प्रकार की संज्ञाएं हैं वो दी थी। शिवसिंह सेंगर ने पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि है वो माना था। ये भी मैंने यहाँ पर शामिल कर दिया, क्योंकि हम बार बार इन चीज़ों को पढ़ेंगे, जगह जगह पर लिख लिख के बार बार हम पढ़ेंगे तो वो चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाती हैं। तो शिवसिंह सेंगर ने पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि माना है, और ये खास करके इम्पोर्टेंट है। ये एक बिंदु खास करके इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये भी बहुत बार प्रश्न है वो पूछा गया है। खास करके हमें ये ध्यान रखना है कि प्रश्न कहाँ से ज़्यादातर पुटअप होता है, वो चीज़ें हमें खास करके याद है वो रखनी है। इसके बाद में अगला इसमें दे रखा है कि अगला इतिहास लेखक हमारा आ गया जॉर्ज ग्रियर्सन, और ये आयरलैंड के निवासी थे। इनके इतिहास ग्रंथ का एक तो अनुवादक है वो हमें पूछा गया है बार बार प्रश्न पेपर्स के अंदर, किशोरीलाल गुप्त जो है उसका पहले गारसादत्त तोसी का फ्रेंच भाषा के अंदर लिखा हुआ जो ग्रंथ था उसका अनुवाद है वो किसने किया था? हिंदू साहित्य का इतिहास नाम से हिंदू साहित्य का इतिहास लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया था। 1952 में उसका प्रकाशन हुआ था, और इसका अनुवादक कौन है? वो किशोरीलाल गुप्त है। तो खास करके एक चीज़ तो हमें ये याद रखनी है, वो फ्रेंच भाषा के अंदर लिखा हुआ था और ये अंग्रेजी भाषा के अंदर लिखा हुआ। ये चीज़ भी हमें याद है वो रखनी है। ग्रंथ का नाम आपको सबको पता है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। भाषा इसकी क्या है? अंग्रेजी है, उसकी फ्रेंच भाषा थी। ये चीज़ें हमें याद रखनी है।
प्रकाशन है वो कहाँ से उसका हुआ, इसका 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से इसका प्रकाशन हुआ था, और बाद में पुस्तक के रूप में इसको 1889 में प्रकाशित है वो किया गया था। लेकिन प्रकाशन पूछे तो हमारा 1888 इसके अंदर होगा। पुस्तक के रूप में प्रकाशन पूछे तो 1889 होगा। कई जगह ये दो डेटें आती हैं, तो दो डेट के अंदर ये कन्फ्यूजन है वो होता है। 1888 में इसका एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के द्वारा प्रकाशन किया गया, और पुस्तक के रूप में 1889 में हुआ। कवि इसमें 952 कवि हैं और केवल हिंदी के हैं। तो ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। देखिए, इन प्रश्नों की थोड़ी थोड़ी भाषा, लैंग्वेज शैली है, उसको ध्यान में हमें रखना है कि वह प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है जिसमें केवल हिंदी कवियों का वर्णन है, तो वह है जॉर्ज ग्रियर्सन का। और जो पहला इतिहास ग्रंथ पूछा जाए तो गारसाद तोसी का है। पहला भारतीय लेखक पूछा जाए इतिहास ग्रंथ लेखक हो तो वह है शिव सरोज का है। तो ये चीज़ें हमें थोड़ी थोड़ी जो हैं वो बीच में कन्फ्यूज़न वाली चीज़ें वो हमें याद है वो रखनी है। और याद रखने से ज़्यादा बड़ी बात है एग्ज़ाम हॉल के अंदर उसको अच्छी तरीके से पढ़ना। कई बार हम ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में क्या करते हैं कि उसको अधूरा पढ़ते हैं और उसके बाद में उसको गलत करके आ जाते हैं प्रश्न आते हुए भी। और ऐसे प्रश्न ही हैं वो ही आपको सिलेक्शन से बाहर करते हैं। हार्ड प्रश्न है वो बहुत कम ऐसे मौके होते हैं जिसमें आपको सिलेक्शन से बाहर करेंगे। अनुवाद है इसका किशोरीलाल गुप्त, या कई जगहों पर स्वामी भी मिलता है, गोस्वामी भी। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से 1957 में इसका प्रकाशन है उन्होंने करवाया था। ये खास रूप से आपको याद है, वो इम्पोर्टेंट लगा के याद है वो करनी है। किशोरीलाल गुप्त का कथन है इसी को लेकर कि सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास ग्रियर्सन ने ही लिखा था। ये भी चीज़ हमें याद है वो करनी है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं कुछ इनसे संबंधित हैं, वो हम देख लेते हैं। पहला है, नाम से इतिहास ग्रंथ न होते हुए इसे हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम वास्तविक ग्रंथ माना जाता है, क्योंकि इसमें कालानुक्रम साहित्यिक प्रवृत्तियों का उल्लेख करते हुए काल विभाजन किया गया है। ये बात मैं बता रहा था आपको कि कालानुक्रम पद्धति के अंदर अगर पूछा जाए पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है तो जॉर्ज ग्रियर्सन का है, ये हमें ध्यान में रखना है। इसके बाद में दूसरा बिंदु इसमें जो शामिल किया गया है, विभाजन किया गया है, उन्होंने इस इतिहास को वैज्ञानिक दृष्टि से व्यवस्थित किया है, यानी कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी इनको व्यवस्थित करने की कोशिश की उन्होंने। यानी कि वो सफल कहाँ तक हुए वो बाद में अलग बात है, लेकिन कोशिश उन्होंने शुरुआत में की थी। वैसे सफल तो नहीं हुए क्योंकि उसमें 14वीं शताब्दी उन्होंने गायब कर दी, तो लेकिन फिर भी कोशिश है वो शुरुआत में उन्होंने की थी। अगले बिंदु हैं, काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास इन्होंने किया। काल विभाजन का और नामकरण का प्रयास है उन्होंने सर्वप्रथम किया, क्योंकि शिवसिंह सेंगर और गारसाद तोसी या मौलवी करमुद्दीन जो थे उन्होंने तो इसका प्रयास नहीं किया, काल विभाजन भी नहीं किया और नामकरण का प्रयास भी उन्होंने नहीं किया। सबसे पहले नामकरण का प्रयास है जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया। उन्होंने आदिकाल है उसको क्या नाम दिया था, चारण काल है वो नाम इसको दिया था। संधि चारण काल बाद में रामकुमार वर्मा ने इसको नाम दिया था, लेकिन सबसे पहले कोशिश उन्होंने की चारण काल नाम उन्होंने आदिकाल को दिया, बाद में के कालों का नाम भी उन्होंने किया था। इसके अलावा अगला बिंदु इसके अंदर है, ग्रियर्सन ने 643 ईस्वी, 643 का अगर हम ये ईस्वी है और विक्रम संवत के अंदर आए तो 700, क्योंकि इसमें 57 अगर हम प्लस करते हैं 7 3 10 की बिंदी, एक हाथ की 1 5 4 9 1 10 की बिंदी 6 और 1 7, यानी कि 700 विक्रम संवत, 700 विक्रम संवत इसके अंदर आ जाएगा। विक्रम ग्रियर्सन ने 643 ईस्वी से हिंदी साहित्य का प्रारंभ है वो माना था। इन डेटों के अंदर खास करके ध्यान रखना, 643, 693 और 993, तीनों डेट लिखते ही हमें याद होना चाहिए। 643 ग्रियर्सन, 693 रामकुमार वर्मा, 993 किसका आ जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो ये कन्फ्यूजन बहुत बार रहता है, इसलिए बार बार ये डेट है वो हमें पेपर सेटर वो हमें बार बार है इसको देता है। देखिए, तैयारी हर कोई करता है, लेकिन स्मार्ट तरीके से कहाँ पर कौन सी चीज़ें पूछी जाती है वो हमें खास करके इसके अंदर देखनी है। सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण इन्होंने किया, जो मैं अभी बता रहा था। विकास क्रम या इसको अलग अलग काल के अंदर विभाजित, चारण काल है, धार्मिक काव्य है, प्रेम काव्य है, दरबारी काव्य है, ये अलग अलग उन्होंने इसका विभाजन है, विकास क्रम है वो दर्शाने की कोशिश भी उन्होंने की थी। इसके अलावा आगे इसमें जो बिंदु शामिल किए गए हैं 16वीं और 17वीं शताब्दी है। वैसे ये यहाँ पर इतिहास परंपरा के अंदर नहीं, लेकिन ये फैक्ट मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि ये फैक्ट है वो कई बार पूछे जाते हैं, इस कारण से हम बार बार इन चीज़ों को रिपीट करेंगे तो वो चीज़ें हमें आराम से आसानी से याद होती हैं।
कि भक्ति काल है 16वीं 17वीं शताब्दी को हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम स्वर्ण काल इन्होंने कहा था। और ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि भक्ति काल को सर्वप्रथम और स्वर्ण काल की संज्ञा किसने दी थी, तो वो किसने दी थी, जॉर्ज ग्रियर्सन ने दी थी। ग्रियर्सन ने हिंदुस्तानी को मूल भाषा, यानी कि उन्होंने मूल भाषा किसको माना है, हिंदुस्तानी। और इसी से फिर इनका मानना ये था कि हिंदी और उर्दू दोनों का जन्म हुआ है। मूल भाषा मानते हुए हिंदी व उर्दू की जननी इसे ही माना है। हिंदी उर्दू की जननी किस कवि ने या किस लेखक ने माना, किस इतिहास लेखक ने, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने माना इसको। तो ये फैक्ट भी हमें अपने नोट्स में साथ में मेंटेन करके चलना है। उसके बाद में हिंदी भाषा के संबंध में निर्भ्रांत व स्पष्ट दृष्टि का परिचय ग्रियर्सन ने दिया था। तो ये चीज़ भी हमें ध्यान में रखते हुए चलना है। इसके बाद में ग्रियर्सन का ग्रंथ प्रवर्ती इतिहास लेखकों के लिए पथ प्रदर्शक है। ये साधारण सी बातें हैं, वैसे कोई खास हार्ड बातें नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी इनको शामिल है वो कर दिया। ये तो कॉमन सेंस से आप ही अंदाज़ा लगा लेंगे चीज़ों का। इसके बाद में है वैज्ञानिक दृष्टि से हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास है इन्होंने किया था। बाद में तो गणपति चंद्र गुप्त वगैरह कईयों ने लिखा उनको। इसके बाद में है ये फैक्ट भी एक हमें याद रखना है कि प्रोफेसर नलिन विलोचन शर्मा ने ग्रियर्सन को ही प्रथम विधेयवादी इतिहासकार माना है, शुक्ल को नहीं। यानी कि वैसे सभी मूल रूप से जो फैक्ट है वो ये माना जाता है कि प्रथम विधेयवादी इतिहासकार कौन है, तो वो कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हम मानते हैं और हर जगह इसी के अनुसार प्रश्न को भी हल करते हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति विशेष का नाम देकर पूछ लिया जाए, जैसे ये कह दिया जाए कि प्रोफेसर नलिन विलोचन शर्मा ने किसको हिंदी का प्रथम विधेयवादी इतिहासकार माना है, तब इसके अंदर नाम किसका आएगा, ग्रियर्सन का आएगा, शुक्ल का नहीं आएगा। इसलिए इसको भी ध्यान रखना है हमें। कई बार को प्रश्न को बहुत ज़्यादा घुमाने के चक्कर के अंदर पेपर सेटर है वो ऐसा कर देता है, इसलिए इस तथ्य को भी याद रखना हमें है। इसके बाद में है इन्होंने भक्ति आंदोलन को धार्मिक पुनर्जागरण की संज्ञा देते हुए हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल घोषित किया। ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं। और उन्होंने भक्ति काल को स्वर्णकाल तो कहा ही कहा, लेकिन धार्मिक पुनर्जागरण का नाम उन्होंने दिया था कि संज्ञा देते हुए हिंदी साहित्य को के भक्ति काल को स्वर्णकाल भी घोषित किया था। इसके बाद में है रीति शब्द का प्रथम प्रयोक्ता। अब ये भी देखिए, ये भी बहुत बार चीज़ें हैं वो तथ्यों के अंदर डाल दी जाती हैं। रीति शब्द का प्रथम प्रयोक्ता ग्रियर्सन ही है। रीति काव्य उन्होंने कहा था शुरू के अंदर। आचार्य शुक्ल ने भी रीति शब्द यहीं से लिया है, यानी कि ये शब्द यहाँ से लिया है, लेकिन उसकी प्रवृत्तियों का विवेचन है वो शुक्ल ने अपने अनुसार किया है, वो उसकी मौलिक विवेचना थी। लेकिन रीति शब्द जहाँ से ग्रहण किया है वो कहाँ से ग्रहण किया है, ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ में जहाँ पर उन्होंने रीति काव्य है वो नाम है उसको दिया था। इसके बाद में है आदिकाल को उन्होंने चारण काल की संज्ञा दी। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है नामकरण के अंदर, तो मैं ये यहाँ पर मैं इसलिए बार बार यहाँ पर लिखना हूँ ताकि आप बार बार इसको रिपीट करें, तब आपको अच्छी तरीके से ये चीज़ें हैं वो याद हो जाए। आप अपने नोट्स बनाओ, उनमें से ये फैक्ट आपको लगता है कि यहाँ पर लिख लेना चाहिए तो लिख लीजिए, और आपको लगता है कि नहीं हम तो एक जगह लिख के याद कर लेंगे तो वो आपकी अलग बात है, तो वहाँ पर छोड़ देना इन चीज़ों को। नामकरण के अंदर आएंगे तब वहाँ पर लिख लेना। आगे हैं कमियाँ इसकी भी हैं, और कमियों के अंदर क्या क्या कमियाँ वो हम देखते हैं। कमियाँ इसकी हैं, काल विभाजन वैज्ञानिक नहीं, क्योंकि इन्होंने कहीं प्रवृत्तियों के आधार पर, यहाँ यही कमी है, प्रवृत्तियों के आधार पर कहीं तो प्रवृत्तियों का आधार बनाया, कहीं रचनाओं का आधार बना लिया, और कहीं कवि जो थे उनको आधार बना लिया, कहीं उस समय के तत्कालीन शासक थे उनको आधार बना लिया। इस कारण से आधार मानकर नामकरण और काल विभाजन किया, इसलिए ये ज़्यादा वैज्ञानिक नहीं है। क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी आपको पता है शुरुआत के अंदर ही लिखा, कहीं पर आदि मध्य और उत्तर नाम दे दिए जाते हैं, तो उसी को आधार मानकर ये जो ग्रंथ लिखे जाते हैं वो सही नहीं है। तो वैसी बात यहाँ पर है, उन्होंने कहीं पर रचना को, कहीं पर कवि को, कहीं पर प्रवृत्ति को, कहीं पर शासक को, यानी कि अलग अलग तरीके से उन्होंने इतिहास ग्रंथ के अंदर ये कालक्रम है वो विभाजित किया, तो ये ज़्यादा सही वैज्ञानिक नहीं है। उसके बाद में है इनका काल विभाजन किसी पुस्तक का विभिन्न अध्यायों का नामकरण जैसा है वो लगता है, और इनका जो इतिहास ग्रंथ है वो 11 युगों के 12 अध्यायों के अंदर विभक्त है, और 12वां अध्याय है वो अज्ञात नाम से, उन्होंने अज्ञात कवि है उनके नाम से शामिल किया है।
कुछ बुक्स के अंदर इनके 11 अध्याय दे रखे हैं, तो ये कन्फ्यूज़न है वो भी ध्यान में रखना। 11 युगों के 12 अध्याय हैं उन्होंने शामिल किए हैं, और अंतिम अध्याय है वो अज्ञात कवि नाम से उन्होंने शामिल है वो किया है। इसके बाद में अगला है काल विभाजन में पूर्वी 14वीं शताब्दी। इनका काल विभाजन किसी पुस्तक के विभिन्न अध्यायों का नामकरण जैसा लगता है, ये भी एक कमी है। काल विभाजन में पूर्वी 14वीं शताब्दी ही गायब है। इनका काल विभाजन के साथ में हम देखेंगे नामकरण वगैरह, तब उसमें देखेंगे कि 14वीं शताब्दी का उन्होंने कहीं पर उल्लेख ही नहीं किया है, तो ये भी एक इसकी कमी है। इसके बाद में ग्रियर्सन ने कुछ और तथ्य मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए। ग्रियर्सन ने भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण कर भाषा सर्वेक्षण नामक चर्चित ग्रंथ भी लिखा। तो ये कई बार प्रश्न सीधे वैसे पूछ लिया जाता है कि भाषा सर्वेक्षण ग्रंथ है वो किसका है, या मिलान वाले प्रश्नों के अंदर भी कई बार दे दिया जाता है भाषा सर्वेक्षण ग्रंथ है, तो हमें मिलान करने में ग्रियर्सन का है। तुलसी का वैज्ञानिक अध्ययन उन्होंने किया। 1889 में मानस की 126 प्रतियों का संपादन भी इन्होंने किया था। तो ये चीज़ें भी हमें साथ साथ में जोड़ते चलते रहना है। तो अब तक हमने किस किस के पढ़ लिए? अब तक हमने पढ़ लिए सबसे पहले गारसाद तोसी का के बारे में पढ़ लिया, एक मौलवी करमुद्दीन के बारे में पढ़ लिया, 2, और उसके बाद में शिवसी है सेंगर के बारे में पढ़ लिया, 3, उसके बाद में चौथा है वो ग्रियर्सन के बारे में पढ़ लिया, 4, और इसके बाद में हम आगे पढ़ेंगे मिश्र बंधुओं के बारे में, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में, इनके बारे में भी पढ़ते जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम बाद में पढ़ेंगे। इसको 2 भागों में बांट कर अब हम आगे जो पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे? मिश्र बंधुओं के बारे में पढ़ना हमें बाकी है, उसके सारे फैक्ट और तथ्य लिखने हैं। इसके साथ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में पढ़ना बाकी है। शुक्ल के बाद में इन्हीं के पदचिन्हों पर चलने वाले रामकुमार वर्मा के बारे में हमें पढ़ना बाकी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में हमें पढ़ना बाकी है। ये मोटे मोटे शुरू के 8-10 जो इतिहास लेखक हैं उनके बारे में हम विस्तृत विवेचन देख रहे हैं, और उसके बाद में कुछ इतिहास ग्रंथों के नाम लिखेंगे। गणपति चंद्रगुप्त के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, और उसके बाद में हम इनके कुछ इतिहास ग्रंथ हैं, कई लेखकों के इतिहास ग्रंथ हैं, उन इतिहास ग्रंथों के नाम लिखेंगे कि लिस्ट बनाएंगे, और उसके बाद में यहाँ पर आकर हमारा एक टॉपिक पूरा हो जाएगा, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और आप पीछे के सारे प्रश्न देख लेना, आगे के जो नेट के पेपर हैं उनको देख लेना, प्रश्न कहीं न कहीं हमने जो नोट्स पढ़े इन्हीं में से आते हैं। इसके अलावा एक आध प्रश्न को इधर उधर से आ भी जाए तो देखिए उसका तो कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे तो अथाह इतिहास ग्रंथ है, कहीं से भी कोई भी पंक्ति उठा के दे दी जाए, इसलिए इन बातों की कभी भी चिंता मत किया करो। आपको जितना आपके पास में मैटर है अगर उसको भी आप 50 बार पढ़ लो तो बहुत ईजी हो जाता है। कई बार क्या होता है कि हम इनको अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, ताकि उससे हम 3 ऑप्शन वैसे ही काट देते हैं कि 3 तो हमारे पढ़े हुए हैं, इस कारण से चौथा ऑप्शन तो होना ही होना है। यानी कि पेपर को करना स्मार्ट तरीके से, तैयारी करनी है वो स्मार्ट तरीके से, तभी हम जाके यहाँ पर सक्सेस होते हैं। नहीं तो आपको पता ही आजकल देख ही रहे हो कि 150 में से हिंदी के अंदर जैसे अभी फर्स्ट ग्रेड के अंदर 120% तक, यानी कि अगर डिलीट वालों को छोड़ दें, डिलीट वालों को अगर हम छोड़ कर देखें तो 110% तक कम से कम सही होने चाहिए, तब जाके हम अच्छी तरीके से सिलेक्शन की रेंज के अंदर पहुँचते हैं। और अगर डिलीट वालों को इनको शामिल कर लिया जाए तो फिर तो बात आपको पता ही है, हर बार यही होता है कि 125 के पास हम पहुंचते हैं तब जाके सिलेक्शन होता है। और 125% है वो सही करनी कोई इतनी आसान चीज़ें नहीं होती। और वैसे भी आपको पता ही है कि हाल ही में कैसे प्रकरण चल रहे हैं, आरपीएससी के किन किन लोगों के जैसे नाम है वो पेपर लीक प्रकरण के अंदर आ रहे हैं, तो उससे पता ही आपको कहाँ तक हमें पहुँचना, कहाँ तक हमें तैयारी करनी है। लेकिन उन चीज़ों की आप ध्यान कम किया करो और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तैयारी के ऊपर फोकस रखिए, तो हम अवश्य ही एक दिन है वो सक्सेस हो जाएंगे। आपको तो एक ही सीट चाहिए, हज़ारों सीट तो चाहिए नहीं। लेकिन जो हो रहा है वो वास्तव में दुखदाई है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर ये बातें चलती रहती हैं, ये सब कुछ चलता रहता है, हमें अपनी तैयारी पर ध्यान रखना है। आगे हम कल है इसका दूसरा पार्ट है वो पढ़ेंगे। तब तक के लिए बस इतना ही। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो आपको कैसा लगा कम से कम ये वीडियो पूरा देखें, इसके बाद वाला पार्ट है उसको पूरा देखें, तब जाके हमारा एक बिंदु है वो पूरा हो जाएगा। इतिहास लेखन की परंपरा वाला बिंदु है वो पूरा हो जाएगा। उसके बाद में आपको ठीक लगता है तो आगे की वीडियो देखिए, नहीं तो आप अगर दूसरे चैनल से कहीं से देख रहे हैं तो वो चैनल देखिए, लेकिन एक ही जगह से देखिए ताकि आपको भाषा है वो समझ में आए,
आपको नोट्स है उनके ऊपर विश्वास रहे कि भाई हाँ यहाँ से तकरीबन सब कुछ आ जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, बाकी बाद में।